हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हो, विंस क्लासेस में जो हम की बैच ने स्टार्ट करी है विंस क्लासेस ने, इसमें हम लगातार आपको एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बायो में सारे डायग्राम, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, वो सारे पढ़ा चुका हूँ। और साथ ही साथ अब हम यूनिट 1 से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। तो मैंने आपको यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं फिलहाल। अब हम यूनिट 1 में ही चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो होते हैं, ये भी यूनिट 1 का ही हिस्सा है। तो इनमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगातार जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन जो आने के चांस है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, चैप्टर 2 यूनिट 1 में जो चैप्टर 2 है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस चैप्टर में आपके मोस्टली टाइम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आता है, जो कि हमने पढ़ लिया है, शुक्राणु की संरचना हमने पढ़ ली है। बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपकी हेल्प करेगा बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस। जो ओवरी होती है एंड टेस्टिस होती है, उनके फंक्शन हमको पढ़ना है। वृषण और अंडाशय जो होते हैं, उनके कार्य हमको समझना है। तो पहले हमको ये समझ लेना है कि टेस्टिस और ओवरी होती क्या है। तो बेटा देखो, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आप देखोगे बेटा, तो वो होता है टेस्टिस। वहीं फीमेल जो होता है, या फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है ओवरी। ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हो जाएगा टेस्टिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा बेटा अंडा ओवरी। हिंदी में बोलेंगे जो वृषण होते हैं वो नर जननांग या नर जनन अंग होते हैं, मुक्त जनन अंग है। वही अंडाशय अगर आप बोलोगे बेटा, वृषण नर जनन अंग हो गए, अंडाशय मादा जनन अंग है। ये सबसे मुख्य जनन अंग होते हैं। तो इनके क्या क्या काम है, ये क्या रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में या जनन में, तो आप समझो बेटा। मैंने लिखा है पहले ओवरी। तो ओवरी और अंडाशय जो होता है बेटा, उसका काम क्या है। तो ओवरी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवरी के अंदर oogenesis प्रोसेस चलती है, जिससे ओवम बनता है। यही ओवम आपका क्या कहलाता है बेटा, फीमेल गेमिट कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे कि जो मादा के अंदर मुख्य जनन अंग है, उसको अंडाशय कहा जाता है। और ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय के अंदर अंड जनन प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, ओवरी का पहला काम क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का निर्माण करना अंडाशय का मुख्य काम, पहला काम है। और साथ ही साथ बेटा यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ ले कि oogenesis प्रोसेस क्या होती है, कहाँ होती है, तो याद रखना oogenesis प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, ओवरी के अंदर होती है। अंडजनन प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है। क्या बनता है इससे, अंडाशय के अंदर अंडजनन प्रक्रिया से अंडाणु बनता है, ओवरी के अंदर oogenesis प्रोसेस से ओवम बनता है। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन बेटा मैंने लिखा है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। जो ओवरी होती है उसी के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो पहला काम है ओवरी का ओवम का फॉर्मेशन करना oogenesis प्रोसेस से। दूसरा काम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, उनका सिक्रीशन करना। ये दो फंक्शन हो गए। पहला काम है अंडाशय का अंडाणु का निर्माण करना, अंडजनन प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण कर रहा है, जो कि मादा युग्मक कहलाता है। दूसरा काम है जो मादा लिंग हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इसका स्रावण भी कौन कर रहा है बेटा, अंडाशय कर रहा है। तो ये दो फंक्शन आपको याद रखना है जो कि पूछे जाते हैं ओवरी के। दूसरा हम देखेंगे बेटा, दूसरा मैंने लिखा है टेस्टिस। टेस्टिस जो है बेटा, मैंने बोला है मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन अंग है, नर लिंग अंग है। तो आप बोलोगे इसका काम क्या है सर, तो जैसे देखो ओवरी ओवम का फॉर्मेशन कर रही थी, जो कि फीमेल गेमेट था। वैसे ही टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ हो रहा है, तो आपको याद रखना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है टेस्टिस। उस टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलेगी, और इस प्रोसेस से स्पर्म बनेगा, जो कि कहलाता है मेल गेमेट। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा, टेस्टिस के अंदर। वृषण मुख्य जनन अंग हो गए नर के अंदर, और उन वृषण के अंदर शुक्राणु जनन प्रक्रिया चलेगी, जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा। यही क्या कहलाएगा बेटा, नर युग्मक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है बेटा, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका सिक्रीशन भी कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। नर लिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन को, इस हार्मोन का स्राव भी वृषण के अंदर होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, जो वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, वो कौन करता है, तो याद रखना है लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका जो है वो क्या कर रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कर रही है। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ क्वेश्चन ये सब चीज कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएगी और आपको ये करके ही आना है पूछी जाए तो। दूसरा क्वेश्चन आपका एक सेकेंड चैप्टर से ही बनता है बेटा, मोरूला, हिंदी में इसको मोरूला या तूतक बोलते हैं। क्या होता है सर मोरूला या तूतक, तो देखो बेटा पहले क्या होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये काम होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कौन से ऑर्गन, फेलोपियन ट्यूब में। जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मादा जनन तंत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब जो पार्ट होता है, फेलोपियन नलिका जो पार्ट होता है, वहां पर मेल और फीमेल गेमिट दोनों का फ्यूजन होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इस फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है बेटा, जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट एक सेल है, ये जाइगोट एक सेल है। अब इसमें एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। तो यहाँ पर ये जब 32 सेल बन जाएगी, या जब एक से जब 32, या एक से चार आठ, एक से दो, दो चार आठ, 16 32 जो बनेगी, ये सेल बन रही है, मतलब ये क्या बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। यहाँ पर जब युग्मक जनन हो, युग्मक जब मिल गए, निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद जो युग्मनज बना बेटा, उस युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो भ्रूण में कई कोशिकाएं होती है, तो युग्मनज में एक कोशिका है, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, आठ से और 16 से 32। तो ये जो 32 कोशिका बनी, या फिर हम बोलते हैं यहाँ 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बन रही है, तो ये बन रहा है आपका भ्रूण। तो भ्रूण में भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो अगर एम्ब्रियो जो बना है आपका, भ्रूण जो बना है, उस एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल्स है। जाइगोट एक सेल है, एक से बनेगी दो सेल, दो से चार, चार से आठ और आठ से 16। तो 8 से 16 जो सेल्स है, उन सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो 8 से 16 सेल वाला जो ब्लास्टोमियर है, उस एम्ब्रियो को, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो जो है, उसको कहा जाता है बेटा मोरूला। 8 से 16 कोशिका युक्त या 8 से 16 कोशिका या ब्लास्टोमियर से युक्त जो भ्रूण होता है, उसको कहा जाता है मोरूला। ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही रखना है। तो ये बेटा सेकेंड चैप्टर के हैं, जो 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं, जो कि यूनिट 1 के अंदर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी जो पहली यूनिट है, इसमें सबसे ज्यादा बार 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर थर्ड से ही पूछे गए हैं, तीसरे चैप्टर से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा वेसेक्टोमी। अब यहाँ पर 2 चीजें साथ में समझना बेटा, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। क्या है सर ये दोनों चीजें, तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों स्टरलाइजेशन मेथड है, दोनों बंध्यकरण विधि है। चाहे वेसेक्टोमी बोल दो, चाहे ट्यूबेक्टोमी बोल दो, दोनों विधियां बंध्यकरण विधियां हैं, दोनों मेथड स्टरलाइजेशन मेथड है। अब इसमें कौन स्टरलाइजेशन है, तो आपको याद रखना है, अगर वेसेक्टोमी है तो वेसेक्टोमी मेल स्टरलाइजेशन है, पुरुष बंध्यकरण है। वहीं आपको ट्यूबेक्टोमी बोल दे बेटा, तो ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल स्टरलाइजेशन, महिला बंध्यकरण, जिसको आप सामान्य भाषा में नसबंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मेल के लिए कौन सा है, फीमेल के लिए कौन सा है। तो समझ लेना है बेटा, देखो वेसेक्टोमी बोला तो वेसेक्टोमी मैंने लिखा है मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष बंध्यकरण। क्या करते हैं बेटा इसमें, तो इन दिस मेथड वार डिफरेंस ऑफ मेल कट एंड बाइंडेड। इस विधि में क्या करते हैं, पुरुष की जो शुक्रवाहक नली होती है, उसको कट करके बांध दिया जाता है अलग, ताकि शुक्राणु या अंडाणु का संलयन या फिर शुक्राणु का प्रवेश रुक जाता है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु का प्रवेश रुक जाएगा तो शुक्राणु पहुंच नहीं पाएगा, जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा। तो समझ लो बेटा, जो बर्थ कंट्रोल है, यानी हम बर्थ कंट्रोल कैसे करें, जन्म को नियंत्रित कैसे करें,
तो बर्थ कंट्रोल जो होती है, उस बर्थ कंट्रोल की दोनों मेथड है। इसके थ्रू हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको क्या कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड दोनों उसी से रिलेटेड है। तो वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं बेटा, कि वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि मेल के अंदर मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। तो मैंने बताया कि सर बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक नली होती है जिसको बोला जाता है वास्ट डिफरेंस नली। ठीक है, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। यहां से ही याद रखना है, अगर वास्ट डिफरेंस की बात हो रही है तो इससे याद क्या रखना है, वेसेक्टोमी। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसको कट कर देते हैं और कट करके अलग से बांध देते हैं, जिससे स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्पर्म जो ट्रांसडक्शन होता था स्पर्म का, वो रुक जाता है। स्पर्म पहुंच नहीं पाता है, शुक्राणु बनते तो लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप बोलोगे सर वास्ट डिफरेंस नली को अगर हम कट करके बांध दे, तो जिससे कट करके बांध दे, तो ये जो मेथड है इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। जो पुरुष के अंदर शुक्रवाहक नली होती है बेटा, जो पुरुष के अंदर शुक्रवाहक यानी शुक्राणु को ले जाने वाली नली होती है, उसको अगर आप काट करके बांध दोगे तो उससे शुक्राणु का जो परिवहन हो रहा है, शुक्राणु जो जा रहा है उसका प्रवाह रुक जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसमें हम क्या करेंगे, उससे बचा पाएंगे। तो वेसेक्टोमी में मेल की वॉश डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, पुरुष की शुक्रवात नली को काट करके बांध दिया जाता है। तो ये पुरुष बंधीकरण या मेल स्टलाइजेशन कहलाती है, जिसको आप सामान्य भाषा में पुरुष नसबंदी कहते हो। ये याद रखना, वेसेक्टोमी। वहीं यही प्रक्रिया अगर हम किसमें अपनाए बेटा, फीमेल में, तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो आप बोलोगे फीमेल स्टलाइजेशन है। जो महिला बंधीकरण होता है तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, तो इन दिस मेथड फेलोपियन ट्यूब याद रखना। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है तो ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब। वास्ट डिफरेंस होती है मेल में, तो वेसेक्टोमी हो गई मेल के लिए। फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में, तो फेलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है, तो ये ट्यूबेक्टोमी किसके लिए हो गई, फीमेल के लिए। तो ट्यूबेक्टोमी में हम फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके बाइंड कर देंगे, उसको कट करके बांध देंगे। जो महिला के अंदर फेलोपियन नलिका होती है उसको काट करके बांध देंगे, जिससे अंडाणु का प्रवाह रुक जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ये भी एक बर्थ कंट्रोल की मेथड है, जन्म नियंत्रण की वृद्धि है। तो ये कहलाएगी बेटा ट्यूबेक्टोमी। कैसे याद रखना, वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस मेल। ठीक है, वहां डिफरेंस मेल के अंदर होती है। ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में। ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अधिकतर टाइम वेसेक्टोमी में ट्यूबेक्टोमी वाला लिख के आते हैं, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी लिख के आते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक छोटा सा वर्ड आपका सारा काम बिगाड़ सकता है। क्योंकि यहाँ फेलोपियन ट्यूब आएगा, वहां डिफरेंस आएगा, यहाँ शुक्रवार नलिका आएगी, यहाँ पे फेलोपियन नलिका आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ पूछ ले कि मेल स्टलाइजेशन क्या है, तो वेसेक्टोमी, फीमेल स्टलाइजेशन क्या है, तो बेटा आप याद रखना ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बेटा, ये क्वेश्चन आप अगर आप पेपर उठा के देख लो, 22-23 जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आपको किसी न किसी वे में ये क्वेश्चन हर बार मिलेगा। ये इकलौता क्वेश्चन हर साल किसी न किसी रूप में आपका रिपीट हुआ है, 2 और 3 मार्क्स में रिपीट हुआ ही हुआ है। एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी में भी एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है, लेकिन हिंदी का एक और नाम है उल्बवेदन विधि। ठीक है, क्या है सर, देखो इसमें हमने पहले लिखा है क्या बेटा, मेथड ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ सेक्स एंड जेंडर जेनेटिक डिसऑर्डर, लिंग पहचान व अनुवांशिक विकारों का पता लगाने वाली विधि। ठीक है, वैसे ये इलीगल मेथड है। ठीक है, इसको इलीगल कर रखा है, अवैधानिक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एमनियोसेंटेसिस की एक मेथड होती है। इस मेथड में जो आपका फीटस होता है, फीटर आप समझते हो, ठीक है, जो आप बोलते हो कि माँ के गर्भ में जो शिशु होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। तो इस मेथड में हम करते क्या है, तो एमनियोसेंटेसिस एक मेथड होती है। इस मेथड में जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है या फीटस पल रहा है, उसके आसपास एक लिक्विड होता है, उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये बात भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आती है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड। तो माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, फीटस है, उसके आसपास एक लिक्विड होता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को आप निकालते हो सिरिंज के थ्रू, सुई के द्वारा सावधानी पूर्वक निकालते हो, और उस एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हो। और एनालिसिस करने पर आपको एक चीज तो ये पता चलती है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की।
जो फीटस है उसका जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, ये पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या पता चलता है कि जब हम एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं तो उस फीटस के अंदर, उस बेबी के अंदर कोई आपका जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, इसका भी पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर आइडेंटिफाई करने वाली, साथ ही साथ सेंडर आइडेंटिफाई करने वाली, साथ ही साथ जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो पता लगाने वाली एक मेथड है जो कि आपकी अपनाई जाती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सर कि जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है उसके बाहर जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको बाहर निकाल कर जब उसका हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने पर उसका लिंग की पहचान होती है कि वो लड़का है या लड़की। साथ ही साथ उसमें ये भी पता चलता है कि कुछ अनुवांशिक रोग तो नहीं है, कुछ उस नर या जो भी लड़का है लड़की उसके अंदर कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, अनुवांशिक रोग तो नहीं है, क्योंकि अगर अनुवांशिक रोग हुआ तो उसका इलाज जन्म के बाद संभव नहीं होगा, उसका इलाज उसी समय कर सकते हैं हम। तो इस विधि को इसीलिए अपनाई जाती है ताकि उसमें हम कोई अनुवांशिक विकारों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेक्स आइडेंटिफाई, जेंडर आइडेंटिफाई या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने वाली मेथड कौन सी, एमनियोसेंटेसिस उल्ब वेदन विधि में लिंग की पहचान की जाती है। साथ ही साथ आप बोलते हो सर कि इसमें हम कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, कोई ऐसा रोग तो नहीं है, उसके अंदर जन्मजात रोग तो नहीं है, उसका पता लगाते हैं। पर हमारे यहाँ इसको बैन क्यों कर रखा है, क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, लोग इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं, इसको हमारे बेन या इलीगल या अवैध क्यों माना जाता है, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। और मोस्टली फैमिली में ये होता है कि लड़की होने पर अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, उसके मिसयूज को रोक करने के लिए इसको एमनियोसेंटेसिस को क्या कर रखा है, इलीगल कर रखा है। ठीक है, कुछ विशेष परमिशन में ये करी जाती है ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सके उल्बेदन विधि द्वारा। तो ये क्वेश्चन बेटा हर साल रिपीट होता है किसी न किसी में, आप भले पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स तक में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम नोट्स फॉर्म में देंगे तो आपको एक अच्छे फॉर्म में उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। अगली कुछ मेथड्स है बेटा, अभी तक ये हमने वो पढ़ी थी जिसमें हम बर्थ को कंट्रोल कर रहे थे, जन्म का नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन एक चीज होती है बेटा, एक और इसमें एक समझ लो, एक और यहाँ पे एमटीपी लिखा है मैंने, ये थोड़ा उसी से रिलेटेड है। एमटीपी का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, जिसको हम बोलते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन। जो लीगली एबॉर्शन होता है, जो डॉक्टर की परमिशन से लीगली एबॉर्शन होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो उस केस में तो वो कहलाता है एमटीपी। इसको याद रखना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो चिकित्सक की सलाह पर जो वैधानिक गर्भपात होता है उसको कहा जाता है। कोई अनुवांशिक रोग हो गया मान लो, उस केस में अगर गर्भपात की सलाह दी जाती है और गर्भपात करवाते हैं, ठीक है, कुछ रेप केसेस में आप बोलते हो गर्भपात करवाया जाता है, तो वो सब जो लीगली एबॉर्शन होता है वो होता है एमटीपी। गर्भपात जो होता है, वैधानिक गर्भपात होता है जो कुछ कारणों से, वो कहलाता है चिकित्सकीय गर्भ समापन। तो ये तीनों जन्म नियंत्रण की एक विधिया होती है, बर्थ कंट्रोल की एक मेथड होती है। अब 2 विधिया मैंने यहाँ पे लिखी, जिप्ट और गिफ्ट। ये क्या है बेटा, तो देखो अभी तो हमने वो बात करी कि बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। 2 चीजें हैं कि बर्थ कंट्रोल का समझ में आया, लेकिन एक चीज होती है बेटा इनफर्टिलिटी, जिसको आप बंध्यता या बांझपन के नाम से जानते हो। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, अगर कोई कपल चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है तो उनको इनफर्टाइल कपल बोलते हैं, और ये कंडीशन इनफर्टिलिटी होती है। अगर कोई दंपति बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है तो वो बंध्य दंपति कहलाती है, और ये बंध्यता या बांझपन कहलाता है। ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए अलग अलग मेथड होती है, जो आपने बहुत सारे हम कॉमन मेथड में सुन, आपने आईवीएफ का नाम सुना होगा, आईवीएफ का नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करने की मेथड है। इन सब टेक्निक को एक साथ आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक प्रजनन तकनीकें, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जिनकी मदद से हम बंधता है बांझपन को दूर कर सकते हैं। तो बंधता है बांझपन को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए 2 मेथड होती है, एक होती है जिप्ट, एक होती है गिफ्ट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहाँ पर यही लिखी है बेटा, ज्यादातर यही पूछी जाती है। जिप्ट का फुल नेम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है 2024 के पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। जिप्ट में क्या करते हैं बेटा, देखो जिप्ट का फुल नेम है, इसी से उसका पूरा मतलब समझ में आएगा। जिप्ट का क्या मतलब क्या है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो अगर नेचुरल तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है,
मतलब मेल और फीमेल गेमिट नहीं मिल पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है तो इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से करवा सकते हैं, बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। तो ये टेक्निक से हम इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हम मेल से मेल गेमिट लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, फीमेल से फीमेल गेमिट लेते हैं, ओवम लेते हैं, दोनों को लेबोरेटरी या लेब में वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करके फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है बेटा, जब मेल गेमिट स्पर्म, फीमेल गेमिट ओवम, दोनों के बीच जब फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे बना आपका क्या बना बेटा, उससे बना जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। अब इसी जाइगोट को टेस्ट ट्यूब बेबी में हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जाइगोट तक की बात करेंगे। तो अगर आपने बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट बना दिया, और इसी जाइगोट को इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब हमने मेल से मेल गेमेट लिया, फीमेल से फीमेल गेमेट लिया, दोनों का फ्यूजन करवा दिया लेब में, जिससे बन गया जाइगोट। इस जाइगोट को फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी की सारी प्रोसेस जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना, इम्प्लांटेशन से पूरे एम्ब्रियो चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, ये सारी प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। सिर्फ आपने क्या करवाया, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा दिया, बॉडी के बाहर सिर्फ जाइगोट बना दिया, क्योंकि जाइगोट बन नहीं रहा था बॉडी के अंदर। तो हम अगर जाइगोट को, बॉडी के बाहर जाइगोट को बनाकर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है जिप्ट। अगर हम नर से नर युग्मक लेंगे, मादा से मादा युग्मक लेंगे, दोनों का निषेचन करवाया प्रयोगशाला में, निषेचन के बाद जो जाइगोट बना, युग्मनज बना, उसी को महिला की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देंगे, तो ये तकनीक कहलाती है आपकी जिप्ट। इस विधि में जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का सारा काम बॉडी के अंदर होगा, बाकी सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी। तो ये इस वजह से भी हम इनफर्टिलिटी बन देता है, बांझपन को दूर कर सकते हैं अगर जाइगोट नहीं बन पा रहा है बॉडी के अंदर। अगली मेथड है बेटा उसी से रिलेटेड, गिफ्ट। अब देखो जिप्ट में जेड था तो जाइगोट आ गया, गिफ्ट में जी आता है तो जी का मतलब यहाँ पे गेमेट है, ठीक है। गिफ्ट, जिप्ट और गिफ्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। बाकी देखो जिप्ट में जेड था तो जाइगोट, गिफ्ट में जी है तो गेमिट, बाकी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बॉडी के बाहर जाइगोट भी नहीं बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, मेल से मेल गेमिट लेना है, फीमेल से फीमेल गेमिट लेना है, दोनों को हम क्या करते हैं, सीधे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम गेमिट को ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेबोरेटरी में फ्यूजन भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि फ्यूजन भी बॉडी के अंदर हो जाएगा, सिर्फ गेमिट नहीं मिल पा रहे थे आपस में, वो काम करा कि आपने दो गेमिट्स को मिलाने का काम करा। अगर नेचुरल तरीके से गेमिट्स फेलोपियन ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपने आर्टिफिशियल तरीके से गेमिट्स को निकालकर उन फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। तो अगर गेमिट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, अगर गेमिट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, युग्मक को ही स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये टेक्निक क्या हो गई बेटा, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम गेमिट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, नर मादा युग्मक को या युग्मकों को हम डायरेक्ट फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। युग्मक को स्थानांतरित कर रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन नलिका में होगी, क्योंकि फेलोपियन नलिका के अंदर या फिर बॉडी के अंदर ही होगी। तो जाइगोट में हम बॉडी के बाहर जाइगोट बना के ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और गेमिट में हम गेमिट्स को ही ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो दोनों में फर्क है, जाइगोट बना के या गेमिट बना के। दोनों मेथड है आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करने वाली, बंध्यता को दूर करने वाली। अब ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपकी पहली यूनिट इससे कंप्लीट होती है, 2 मार्क्स के पहली यूनिट के सारे क्वेश्चन बता दिए जो कि लगातार पूछे जाते हैं, जिनके ज्यादा पूछे जाने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन ही हम डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बाकी वीडियो की तरह भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो जो आपको टफ लगता है। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।